हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमन चौधरी। और दोस्तों, हमारी जो ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड की सीरीज चल रही है, जिसमें हम दुनिया भर की कई यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ट्राइब के इतिहास और उनकी जीवन शैली का अध्ययन कर रहे हैं, उसी सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की एक शिकारी खानाबदोश जनजाति के बारे में, जिसका नाम है जारवा ट्राइब। ये नाम शायद आप सभी ने सुना होगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये ट्राइब जिसको जब कभी भी मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की गई, जब कभी भी इसे मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, चाहे वो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के द्वारा, चाहे भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार के द्वारा, उसकी चाहे मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो जारवा ट्राइब्स पे नेगेटिवली ही पड़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ उसकी हम बात करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी ट्राइब है जो कि हंटर गैदरर है, जो कि पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टोन एज की ट्राइब है या फिर आयरन एज की ट्राइब है, उसको लोग सोचते हैं कि क्यों ना इन लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए और आज की मॉडर्न सुख सुविधाओं का लाभ ये लोग भी उठाएं। लेकिन जब कभी भी ऐसे प्रयास होते हैं तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स को उसका नुकसान होता है। इवन वो डी पॉपुलेटेड भी हो जाते हैं, उनकी संख्या भी गिर जाती है, क्योंकि जब जब उनको मॉडर्नाइज किया जाता है तो साथ में उनके पास वो बीमारियां भी पहुंचती हैं जो कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के पास है, और उनकी लिए ये लोग जो हैं वो इम्यून नहीं होते हैं, उनके लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है जनसंख्या कम हो जाती है, उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है। इसी वजह से जारवा लोगों की संख्या भी बहुत कम हो गई, और आज के समय अगर आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के साउथ अंडमान और मिडल अंडमान वाले हिस्से में जाएंगे तो वहां पे आपको तकरीबन 250 से 400 ही जारवा लोग मिलेंगे। तो बहुत कम पॉपुलेशन इनकी हो गई है। हजारों की संख्या में थी संख्या इनकी पॉपुलेशन, लेकिन वो कम हो गई क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। अब ये लोग जो हैं ये हंटिंग गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि हंटर गैदरर हैं, शिकार करते हैं, वाइल्ड लाइफ पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा जो जंगल से इनको जो जो चीज़ें मिलती हैं, फल फ्रूट वगैरह पौधों से, वो सब खाते हैं। उसके अलावा फिशिंग भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो इन जारवा लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये अंडमान निकोबार द्वीप कब पहुंचे, उसके बाद इनका इतिहास क्या रहा है, इनका कल्चर, ट्रेडिशन, जीवन शैली कैसी है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि इन लोगों से जब जब कॉन्टैक्ट हुआ आउटसाइड वर्ल्ड का, दूसरे लोगों का, इंडियंस का एंड म्यांमार के लोगों का और आसपास के लोगों का, तो उसका असर इनके ऊपर क्या पड़ा और वो इम्पैक्ट क्या थे। तो मेनली तो ये लोग आउटसाइडर्स के इंटरेक्शन से दूर ही रहे, काफी लंबे समय तक दूर रहे। इवन 18 सेंचुरी तक तो इनसे कांटेक्ट था नहीं ज्यादा, लेकिन 18 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के दौर में, ब्रिटिश राज जब था तब इनसे जो है कांटेक्ट किया गया, इनके से इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की गई और इनसे व्यापार वगैरह और कई सारी चीजें हुई, इनका काफी एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ उस दौर में। तो ये सब चीजें हुई, लेकिन क्योंकि आउटसाइडर्स के साथ इतनी बातचीत करते नहीं, इतना इंटरेक्शन करते नहीं, तो इनकी सोसाइटी, कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जो नॉलेज है वो कई बार पुअरली अंडरस्टूड माना जाता है, कि कंप्लीटली उसको ये नहीं कह सकते कि हम इनके बारे में कंप्लीट बातें जानते हैं। जो जो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, जो जो चीजें हम जानते हैं उसको ही स्टडी करते हैं। अब चीज ये है कि 20वीं शताब्दी में 1990 के दशक के बाद से इन लोगों ने क्या किया कि ये आउटसाइडर्स के साथ थोड़ा सा कॉन्टेक्ट रखने लग गए। इन्होंने उनके साथ मेल मिलाप करना शुरू कर दिया, उनके साथ ये किसी तरीके की जो जो चीज़ें इनके पास थी उसका ट्रेड करने लग गए, जो भी वन से इनको मिलती थी चीज़ें फॉरेस्ट से, उसको ये करने लग गए, इंटरेक्शन करने लग गए। और ये भी जो मॉडर्न जो लोग हैं वो इनके पास जो जो चीज़ें लेके जाते थे उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करने लग गए। कुछ कुछ लोग तो जो इनके बच्चे जो स्कूल वगैरह में भी जाने लग गए, ये सब चीज़ें होने लग गई। तो ये भी इनकी तरफ से भी ये प्रयास रहा है, अगर 2000 के आसपास के दौर की बात करें, कि ये भी आउटसाइडर्स के साथ कांटेक्ट रखना चाहते थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि उसका नतीजा इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो क्यों, उसकी आगे हम बात करेंगे। तो कहाँ पे रहते हैं, और ज्योग्राफी सबसे पहले समझते हैं कि लोकेशन कहाँ है। ये है हमारा भारत, और भारत की ये टेरिटरी जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये एक यूनियन टेरिटरी है, और इस यूनियन टेरिटरी के मैप को अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। इसमें नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान, नीचे लिटिल अंडमान, और ये आपको कई सारे द्वीप लगेंगे, लगभग 572 यहाँ पे आइलैंड्स हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
तकरीबन 35-37 जो हैं, 30 प्लस जो हैं द्वीप, उनके ऊपर ही लोग रहते हैं। ज़्यादा द्वीप सभी पे नहीं रहते हैं, तो इतने लोग यहाँ पे लोग रहते हैं। इसके ऊपर एक जनजाति रहती है नॉर्थ सेंटिनल, इसके ऊपर सेंटिनलीज, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्राइब है। तो ये आप मैप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको एक रोड भी नज़र आ रही है, ये है अंडमान ट्रंक रोड। इस अंडमान ट्रंक रोड का भी जो है इस्तेमाल होता है, ट्रेड वगैरह के लिए होता है, ये जोड़ती है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। लेकिन इसका नुकसान यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको उठाना पड़ा। क्या नुकसान उठाना पड़ा उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे इन आइलैंड्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो लोग नज़र आते हैं आपको, यहाँ के इंडिजिनियस लोग, वो 1800 का मैप देखिए, जहाँ पे आपको पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर लोग नजर आ रहे थे। लेकिन आज जो है इसके कुछ क्षेत्रों के अंदर ही लोग नजर आते हैं, बाकी लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए, उनकी संख्या कम हो गई, डिपॉपुलेट हो गई, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड के कांटेक्ट में आने के बाद उनके यहाँ पे डिजीजेस फैली जिसके लिए वो इम्यून नहीं थे, बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं? ग्रेट अंडमानीज, जिसके तकरीबन 10 ग्रुप हैं, संख्या कम हो गई है इनकी, लेकिन यहीं पे रहते हैं, पहले खूब संख्या थी। उसके बाद आपको दिखेंगे जारवाज, जो कि यहाँ पे इस भाग में दिखेंगे, मिडल और साउथ अंडमान में। सेंटिनलीज, जो कि सिर्फ इस आइलैंड के ऊपर तक सीमित हैं, सेंटिनल, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर। और ओनगे, जो कि लिटिल अंडमान के ऊपर आपको नजर आते हैं। तो ये ग्रुप्स हैं जो कि अंडमानीज इंडिजिनियस ग्रुप माने जाते हैं। तो यहाँ पे इतने लोग रहते हैं। इनमें से हम बात करने वाले हैं जारवा की। हमने नॉर्थ सेंटिनल्स के लोगों की बात कर ली है, अब इनकी बात करते हैं। तो जारवा जो है, इनको माना जाता है कि ये जो है पुरानी जो जंगिल ट्राइब हुआ करती थी। यहाँ पे आपको जंगिल ट्राइब एक नजर आएगी, जो कि 1920 के दशक में गायब हो गई, एक्सटिंक्ट कर गई, उसकी तो अब बचे ही नहीं है, उसके लोग पहले रहती थी। वो जो ट्राइब है वो मानी जाती है कि इनके पूर्वज रहे होंगे, उनके पूर्वज थे, इनके पेरेंट ट्राइब थे एक तरह से। उस समय दोनों ही ट्राइब थी, लेकिन पेरेंट ट्राइब के तौर पे जंगिल को माना जाता है। और ये जो जंगिल ट्राइब और जारवा ट्राइब है, इनका स्प्लिट हो गया था कई सेंचुरीज पहले, और हजारों सालों पहले इनका स्प्लिट हो चुका था। और बाद में जंगिल ट्राइब जो है वो तो सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन जारवा ट्राइब जो है वो आज भी सर्वाइव करती है। संख्या में बहुत कम है, लेकिन वो है अभी भी। जंगिल ट्राइब्स को कहा जाता था रूथलैंड आइलैंड अकाबी, ये इसका नाम था। 1930 के दशक में खत्म हो गई, 1930-31 में ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जारवा जो है वो आज भी भारत की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, और एसटी का दर्जा इसके पास है, स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा इसके पास है। और ये जो टर्म है जारवा, ये जो जारवा शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया? अब 1997 से पहले ये जो जारवा शब्द है, ये एक तरीके का, इस तरह से लोग इसको देखते थे कि ये हॉस्टाइल ग्रुप जो है, जो न्यूड तरह से रहते हैं, क्योंकि ये कपड़े ज़्यादा पहनते नहीं, कपड़े इनके यहाँ पे प्रचलित नहीं होते। ज़्यादातर आप ट्राइब्स में ये चीज़ देखते हैं कि वो पत्ते वगैरह बांध के रहते हैं, अपने कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उनको कवर करते हैं, बाकी नहीं रखते। तो इस तरीके का ये एक सिनोनिम था कि जारवा तो ये लोग हैं जो कि न्यूड घूमते हैं, हॉस्टिलिटी करते हैं, मारपीट करते हैं, मतलब एक तरह से। लेकिन उसके बाद जारवा जो लोग हैं, उनकी लैंग्वेज को तो इतना अच्छे से स्टडी नहीं किया गया, लेकिन जो अंडमानी लैंग्वेज है, अकाबी लैंग्वेज जो है, उसमें जारवा का मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर ट्राइब है एक तरीके की। लेकिन जारवा लोग जो है वो तो खुद को स्ट्रेंजर नहीं कहते होंगे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपने आप को अंग, अपने आप को अंग कहते हैं। और जो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं जो कि आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए उनको ये कहते हैं इनेम। तो जारवा लोग जो हैं आउटसाइडर्स को क्या कहते हैं? इनेम, और खुद को क्या कहते हैं? अंग। तो अंग और इनेम, इस तरह से ये नाम इन्होंने रखा। ओरिजिन की अगर बात करें तो इनके डिसेंडेंट्स तो जंगल ट्राइब्स थी, जंगल ट्राइब्स से फिर ये अलग हो गए हजारों सालों पहले। और ये माना जाता है कि तकरीबन 2 मिलेनिया पहले अंडमान आइलैंड के ऊपर रह रहे हैं, तकरीबन 2 मिलेनिया यानी 2000 साल से पहले से रह रहे हैं। और ऐसे तो माना जाता है कई बार कि तकरीबन 60,000 साल पहले से अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे जो है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग पहुँच गया था, होमोसेपियन जो है वो यहाँ पे पहुँच गया था। क्योंकि आप देख पाते हैं कि ये जो थ्योरी है ह्यूमन माइग्रेशन की, जो अफ्रीका ओरिजिनेटेड है, इस थ्योरी में कहा गया कि ये लोग यहाँ पे ओरिजिनेट हुए, होमोसेपियन सेपियंस, और वो इस रास्ते से होते हुए भारत में पहुंच गए थे तकरीबन 70,000 साल पहले। और फिर इधर की तरफ गए, सब जगहों पे पहुंच गए। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी पहुंचे, इधर भी पहुंचे,
इधर अमेरिकी महाद्वीप में भी पहुंच गए। उसी दौर में तकरीबन 55 या 60,000 साल पहले इन आइलैंड्स के ऊपर भी पहुंच गए ये लोग, और अंडमान निकोबार और इन आइलैंड्स पे पहुंचने के बाद ये पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गए। आइसोलेटेड होने की वजह से इनका कांटेक्ट बाहरी दुनिया से एक तरह से कट आउट हो गया, और वो जो जीवन शैली 55,000 साल पहले जीते थे उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके ही ये लोग उसी तरीके की जीवन शैली आज भी जीते हैं। तो ये पूरी तरह से कट आउट थे वर्ल्ड से, और इसीलिए इनकी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन नहीं आया, वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाई। तो यहाँ पे लोग पहुंच गए, और यहाँ पे मैंने नॉर्थ सेंटिनल्स का भी आपको बताया था कि उसी समय पहुंचे रहिए। और इनके बारे में तो कहा जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्राइब थी जो कि अफ्रीका से मूव करके यहाँ पे पहुंची थी। और इनका अगर आप देखेंगे तो ग्रेट अंडमानीज के साथ कल्चरली और लिंग्विस्टिकली जो है आप कुछ अंतर देख पाते हैं। हालांकि कुछ भाषा में कुछ सिमिलरिटीज आपको ग्रेट अंडमानीज के साथ इनकी नजर आती है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे इनके अंतर भी हैं। तो ये चीज है। उसके बाद बात आती है कि इनके ओरिजिन की। ओरिजिन तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन ओरिजिन जो थ्योरी है कि अफ्रीका से ओरिजिन हुए, वहां पे अगर आप देखते हैं तो अर्ली जो मूवमेंट है ह्यूमन बींग्स का साउथ एशिया से, जिसमें साउथ एशिया से इधर की तरफ लोग आए हैं, उनसे इनकी फिनोटिपिकल सिमिलरिटीज मिलेंगी अफ्रीकन ग्रुप्स के साथ, कि उस तरीके के साउंड्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की भाषा ये बोलते हैं। तो भाषा में अंतर मिलेगा, लेकिन फोनेटिकली आपको दिखेगा कि उस तरह से ही ये ग्रुप हैं। तो कुछ चीजें उनके साथ सिमिलर होती हैं, तभी उसको कहा जाता है। तो इतने हजारों सालों तक जो लोग ग्रुप्स जो हैं ये रहे, आइसोलेटेड रहे। मान लीजिए ये जो लैंड से रूट कनेक्टेड थे, इन लोगों ने जो भी तरक्की करी अपने ट्रेडिशन में, लैंग्वेज में, साइंस में, आर्ट में, वो आपस में कनेक्ट हो पा रही थी क्योंकि वो मेन लैंड से आपस में जुड़े हुए थे, उनके ट्रेड वगैरह हो रहे थे, उनके आपस में कनेक्शंस थे। लेकिन जो लोग मान लीजिए इस आइलैंड पे रह रहा है, उस आदमी की कनेक्टिविटी नहीं रही दुनिया से, बाकी बाहरी दुनिया से नहीं रही। इस आदमी ने और इस ट्राइब ने जो कुछ अपने खुद के बलबूते सीखा वही सीख पाया, बाहरी दुनिया से उसका कॉन्टेक्ट रहा नहीं रहा, तो नॉलेज का एक्सेस नहीं रहा। बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या रिसर्च हो रही है, वो उनको पता नहीं चला। ऐसा ही इसी वजह से दुनिया भर के कई आइलैंड्स के अंदर रहने वाली ट्राइब्स जो हैं वो बहुत बैकवर्ड रह गई, बहुत पीछे रह गई, उस वजह से, आइसोलेशन की वजह से। और वैसा ही ग्रुप ये जारवा का है। उसके बाद अगर आज की बात करें हम अंडमान निकोबार की, तो वहां पे 4 सर्वाइविंग ट्राइब्स हैं, जिसमें से एक तो जारवा हो गई, एक ग्रेट अंडमानीज हैं, एक सेंटिनलीज हैं, और एक ओनगे हैं। सेंटिनलीज को पढ़ चुके हैं और ओनगे को भी पढ़ेंगे, ग्रेट अंडमानीज को भी पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे ये जो आपका ग्रुप है जारवा। जेंगिस जो है वो एक्सटिंक्ट कर गए, वो नहीं बचे अब। ठीक, तो जो ट्राइड आर कनेक्टेड विद द ग्रेटर अंडमानीज लैंग्वेज क्लैड ऑन द टाइपोलॉजिकल रेदर देन फोनेटिकल बेसिस, सजेस्टिंग द हिस्टोरिकल सेपरेशन ऑफ कंसिडरेबल डेप्थ। मतलब हजारों सालों पहले ये सारे ग्रुप्स हो सकता है कि एक ही रहे हों, उनमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज उनकी भाषा में मिलती है, बोलने का जो तरीका है उसमें, लेकिन कुछ जो बाकी जो चीजें हैं वो बदल गई हैं। और वो बदल गई हैं क्योंकि भाषा जो है अपने अपने हिसाब से डेवलप होती है। भाषा तो डेवलप होती ही होती है, समय के साथ साथ, जनरेशन्स के साथ साथ डेवलप होती है, और उसकी वजह से इनकी भाषा में परिवर्तन आ गया आपस में। तो अब इनकी हिस्ट्री जानते हैं, कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट भी जानते हैं, कि आउटसाइडर्स के कॉन्टैक्ट से पहले और कॉन्टैक्ट के बाद इनके अंदर क्या परिवर्तन आया और इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ट्रेडिशनली ये हंटर गैदरर थे, फिशरमैन थे, और इनकी एक रेपुटेशन थी एज ए वॉरियर भी, कि ये अपनी टेरिटरी को अनकॉम्प्रोमाइजिंगली डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते थे। जो भी इनके पास वेपनरी थी, जो कि ऑब्वियसली पुरानी ही थी, जिसमें बो, एरो एंड अलग अलग तरीके की जो है स्वॉर्ड वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते थे, वो इस्तेमाल करते हैं। मेटल का इनके पास नॉलेज है। तो ये एक ऐसी ट्राइब मानी जाती है जो कि स्टोन एज और आयरन एज के बीच में कहीं अटकी हुई है, इस तरह से इसके बारे में कहा जाता है। तो उस तरीके की ट्राइब है ये। और ये लोग जो हैं, अगर आप बात करें 1790 के दशक से पहले जो हैं, इतना कांटेक्ट में थे नहीं, और किसी को इनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन 1789 में, ये बड़ा हिस्टोरिक ईयर है, बताइए कौन सा ईयर है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला दौर है ये। उस दौर में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, ब्रिटिशर्स का भी उस समय दबदबा हो चुका था बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो उन्होंने जो है इनसे कांटेक्ट किया, इनके साथ जो है इनको एडमिनिस्ट्रेट करने की कोशिश करी, इवन इनके क्षेत्र में जाके अपना
जो है रेगुलेशंस लगाने की कोशिश करी, तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। और ये चीज़ है कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो लोग हजारों सालों से आइसोलेटेड रह रहे हैं उन वो लोग जो हैं बीमारियों के लिए जो हैं बिल्कुल इम्यून नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको तब भी बताई थी कि जब अमेरिकी महाद्वीप के अंदर पहुंचे थे यूरोपियंस, तो अपने साथ स्मॉल फॉक्स, येलो फॉक्स जैसी बीमारियां लेके गए थे, जिसकी वजह से उनकी 80% तक आबादी है खत्म हो गई। और जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनकी जो है संख्या बहुत कम हो गई, उसको भी इन्होंने लड़ाइयों में हरा करके लगभग खत्म कर दिया, बहुत कम पॉपुलेशन उनकी बची। वही चीज यहाँ पे भी हुआ कि यूरोपियंस क्लेम तो ये करते थे कि हम सिविलाइज कर रहे हैं ट्राइब्स को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको मॉडर्न तौर तरीके समझा रहे हैं, मॉडर्न तौर तरीकों से इनको जीवन यापन सीने से सिखा रहे हैं, इनको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको इन्होंने कभी भी नहीं बताया। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट यही था कि ये नई नई जो बीमारियां हैं वो इनके आइलैंड्स पे पहुंच रही थी, जिसके लिए इम्यून नहीं थे ये लोग, और उसकी वजह से इनकी संख्या खत्म हो गई, कम हो गई और डिपॉपुलेट हो गए। तो ये 18वीं शताब्दी का मैप देखिए कि कितनी संख्या थी सभी ट्राइब्स की, और 2000 के मैप देखिए कि अब कितनी कम बची है। इसका कारण क्या? आउटसाइड कॉन्टैक्ट, वो बीमारियां जिसके लिए ये लोग इम्यून नहीं थे, जिनके इनको सहने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है इनकी पॉपुलेशन भी कम हुई, लेकिन ये रहे क्योंकि ये आइसोलेटेड थे और ये अपने साथ किसी का कॉन्टैक्ट होने ही नहीं देते थे, किसी को एंट्री नहीं देते थे अपने आइलैंड के ऊपर। तो ये लोग जो हैं फिर भी बचे रहे और आज भी सस्टेनेबल है, सस्टेन कर पा रहे हैं। अब साथ ही साथ वो बीमारियां तो इंट्रोड्यूस हुई हुई, लेकिन साथ में इन्होंने अल्कोहल और ओपियम जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन क्षेत्रों में, कि ये लोग जो हैं उनको नशा और सिखा दिया कि अल्कोहल और ओपियम ये क्या है। इनका इस्तेमाल ये लोग करने लग गए और इवन ओवर यूज करने लग गए, ज्यादा नशा करने लग गए, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कॉलोनियल पीरियड में जब नशे की चीजें और ये एलिमेंट्स यहाँ पे पहुंचे, तो उसकी वजह से भी कई जानें चली गई और ये लोग जो हैं वो अनजाने तौर पर एक्सप्लॉइट हो गए। इनको पता नहीं था कि ये क्या कंज्यूम कर रहे हैं और इनसे जब आउटसाइडर्स मिल रहे हैं तो उसका क्या नतीजा हो रहा है। और इसकी वजह से कई लोग जो हैं, जारवा जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई और अपना जो है दायरा उनका वो बहुत सीमित हो गया, कम क्षेत्र में रह गए। आने वाली सेंचुरीज में, अगर आप 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 19वीं 20वीं शताब्दी में कई इंडियंस और बर्मीज जो हैं वो यहाँ पे जाके सेटल हो गए, और ये जो प्रोसेस है ये और एक्सेलेरेट हो गया कि ये ग्रेट अंडमानीज, इवन बाकी जो ट्राइब्स थी, उन सभी को इसका नुकसान हो रहा था कि ये लोग अपने साथ साथ मॉडर्न सुख सुविधाएं तो ले जा रहे थे, लेकिन साथ में अपने साथ बीमारियां भी ले जा रहे थे और बुरी आदतें भी ले जा रहे थे, नशे जैसी चीजें भी ले जा रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं इनकी संख्या कम हो रही थी, ये मर रहे थे। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध की अगर बात करें 20वीं शताब्दी में, 1939 से 1945 के बीच में चला, और आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी फोर्सेस जो हैं वो बर्मा तक पहुंच गई थी, यहाँ तक पहुंच गई थी, और ये क्षेत्र जो है इस पूरे क्षेत्र के ऊपर इनका दबदबा था, और उस समय ये क्षेत्र भी इनके कंट्रोल में आ गया था। हालांकि इन ट्राइब्स को जापानीज ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इन्होंने अपनी स्वायत्तता और अपने अस्तित्व को यहाँ पे बचा के रखा, और ये इंटैक्ट रही ये ट्राइब, और भी ट्राइब्स जो है वो इंटैक्ट रह पाई उस दौर में, ज़्यादा उनका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेट अंडमानी ट्रंक रोड बनी। ये एक ऐसी रोड थी जिसका मकसद ये था कि पूरे ईस्ट नॉर्थ से साउथ तक अंडमान निकोबार आइलैंड्स को जोड़ा जाए। ये 1970 में बनी और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि इसकी वजह से जो कल्चरल हेरिटेज थी इन ट्राइब्स की उसको नुकसान पहुंच रहा था। लोग जो हैं वो ये देखने तक जा रहे थे कि यहाँ के लोग कितने विचित्र हैं, कितने इंटरेस्टिंग हैं, ये परवाह किए बिना कि उनकी वजह से उनका कितना नुकसान हो सकता है, उनको कोई बीमारी हो सकती है कि नहीं। बस वो उनको एक तरह से उनके लिए इन आउटसाइडर्स के लिए एक वाइल्ड लाइफ का एक एक्सपीरियंस करने जैसा था, और उसका नुकसान इन लोगों ने उठाया और बहुत लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया गया। कई लोगों की ऐसे इंटरव्यू भी छपे हैं जिस तरीके की बातें इन्होंने जारवा लोगों ने कही है कि आउटसाइडर्स ने हमारा बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो लोग समझते हैं, कई लोग तो समझ ही नहीं पाए और उनका नुकसान हो गया। तो ये चीजें हुई। यहाँ से क्या हुआ, इवन ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर्स ही कॉन्टेक्ट चाहते थे, जारवा लोगों को भी पता नहीं था और उन्होंने भी इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनाना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से कई सारी जो है डिजीजेज यहाँ पे आउटब्रेक होने लग गई।
ये लोग ट्रेड भी करते थे और चीज़ें होती थी। ये है वो ग्रेट अंडमानी ट्रंक रोड। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बातचीत होगी क्योंकि इसके ऊपर कई डिसीजंस भी आए हैं हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं उनके। अब ये है कि कई बार जारवा लोगों ने कांटेक्ट ना रखने की भी कोशिश करी शुरुआती स्टेजेस पे, क्योंकि उनको आउटसाइडर्स से डर लगता था। उनको लगता था कि ये लोग जो हैं अलग हैं और ये लोग तैयार नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये सड़कें बन गई थी और इतने लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, तो ये एक्सेसिबल हो गए थे इंडियंस के लिए और बर्मीज के लिए और जो यूरोपियंस थे, जो कॉलोनिस्ट थे, उनके लिए। तो उसकी वजह से जो है इनके साथ उनका कांटेक्ट तो हुआ ही। तो 1997 से हम देख पाते हैं, 1990 के दशक से देख पाते हैं कि इन जारवा लोगों ने भी अपनी तरफ से कांटेक्ट इनिशिएट करने शुरू कर दिए कि ये भी कांटेक्ट करना चाहते थे। इनको लगा कि ठीक है, इतने टाइम से हमारे बीच में रह रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये लोग भी जो हैं आउटसाइडर्स के साथ कांटेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और उसका इनको नुकसान होता है क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये चीज़ इनके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बीमारियां फैल सकती हैं। और वो चीज़ हुई, बीमारियां भी फैली और इनको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि हम ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करने के साथ साथ हम उनके साथ कुछ नई चीज़ें सीख भी सकते हैं, कुछ नया उनसे मॉडर्न जीवन भी सीख ले सकते हैं। और इन्होंने नई भाषाएं सीखी, मेडिकल एड वगैरह ये सब चीज़ें ली। टूरिस्ट से ये पैसा लेने लग गए कि अगर आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो पैसा लेने लग गए, ये सब चीज़ें। तो धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम में जुड़ने का इनका भी प्रयास था और सरकारों का भी प्रयास था कि इनको जोड़ा जाए। तो उसका ये खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो मेन स्ट्रीम में अटेम्प्ट्स टू मेन स्ट्रीम द जारवास, कि मेन स्ट्रीम में इनको जोड़ा जाए। भारत सरकार की ये एक मंशा थी, उनका ये पॉजिटिव ही थी मंशा तो उस समय की। इनको किसी तरह से देखिए इनके साथ कांटेक्ट तो हो ही गया है। तो हमारी जो सोसाइटी है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जिसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं और वो चीज़ें जानती है, उनके पास पढ़ाई है, एजुकेशन, सब चीज़ें उनके पास एक्सेस है सब चीज़ों का, तो वो इनको भी मिले। लेकिन इसका इनके ऊपर डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा। कई लोगों ने तो उसका फ़ायदा भी उठाया कि यहाँ पे जाके एक्सप्लॉयटेशन हुआ विमेन के साथ। वहाँ पे जाके कई ऐसे केसेस हुए जिसकी वजह से पता चलता है कि उनको भी एक्सप्लॉइट किया गया। यहाँ पे डिजीजेस बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गए, एडिक्शन बढ़ गई, अलग अलग जो एल्कोहल एंड अफीम जैसी चीज़ों की, सुसाइड जैसी चीज़ें होने लग गई ट्राइबल कम्युनिटी में, जो कि पहले पीसफुल थी, अपने एरिया में, क्षेत्र में बसी हुई थी और बहुत बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनको मॉडर्नाइज करने के साथ साथ जब चीज़ें हुई मेन स्ट्रीम में जोड़ने की, तो कई उनको नुकसान हुए। भारत सरकार के कुछ लोगों का ऐसा मानना था और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का कि उनको मानना था कि इनको किस तरह से एक ट्राइब से एक तरह से मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, उनके बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उनको भौतिक सुख सुविधाएं दी जाए, और ये कहीं ना कहीं जो स्टोन और आयरन एज के बीच में फंसे हुए हैं, इनको हम जोड़ के हमारे जैसा बनाएंगे। अब ये उनकी सोच थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होने की वजह से इनका नुकसान पहुंचा। और ये जो रिक्वेस्ट है कि इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ो, ये कभी जारवा लोगों की तरफ से तो थी नहीं कि हमें मेन स्ट्रीम में जोड़ो, हमें भी आपके जैसा बनना है, ऐसा तो था नहीं। ये तो यहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल फिगर थे और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग थे, उनका ऐसा था कि चलो इनको बैकवर्ड से आगे लेके आते हैं, इनको फॉरवर्ड, इनका डेवलपमेंट करते हैं। उसका इनको नुकसान हुआ। और 2004 से सरकार की ये पॉलिसी रही कि नहीं, जारवा लोगों को परेशान नहीं करेंगे, उनको जैसा है वैसा रहने देंगे, क्योंकि जो इम्पैक्ट थे उनका सरकार को पता तो था ही कि क्या नुकसान हुआ है इनको और कितनी उनकी संख्या कम होती जा रही है, वो इम्यून नहीं है। जब ये बात उनको एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब चीज़ें जो है वो हाथ से निकल चुकी थी और अब जो है मिनिमम इंटरवेंशन करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इतना इंटरेक्शन बढ़ चुका था कि अब वैसी स्थिति नहीं बन सकती थी जैसी पहले थी, 100 साल पहले थी, वैसा नहीं हो सकता था, क्योंकि ग्रेट अंडमानी ट्रंक रोड वगैरह ये सब बन चुके थे, उसका नुकसान हो चुका था। इस सड़क का इस्तेमाल जो है वो सभी अंडमान के लोग करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी किया जाता है इवन, लेकिन इसका इस्तेमाल खराब चीज़ों के लिए भी होता है, जैसे लैंड इंक्रोचमेंट वगैरह यहाँ पे होने लग गया। जब बाहरी लोग यहाँ पे आए, पोचिंग होने लग गई, यहाँ पे जंगली जानवरों की शिकार करने लग गए लोग, इलीगली करने लग गए, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया जारवा लैंड का, जिसकी वजह से कुछ शिकायतें पहुंची, कुछ पीआईएल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो होती हैं फाइल हुई, कि इन लोगों के हित में इनके साथ जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ
PIL हुई, दर्ज की कराई गई, जिसमें द सोसाइटी ऑफ अंडमान निकोबार इकोलॉजी एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, पुणे बेस्ड कल्प वृक्ष सोसाइटी, इन्होंने इस पेटिशन को दायर करा और कहा कि किसी भी तरीके से जारवा लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको आउटसाइडर्स से बचाया जाए। यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रहा है और जो भी नेचुरल चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जारवा लैंड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इवन लोगों का कल्चर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। तो उसके बाद यहाँ पे केस चला और कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जो हाईवे और उसका एक्सटेंशन करने की बात चल रही है उसको रोका जाए सबसे पहले, और इन लोगों से कम कांटेक्ट रखा जाए, इनका इंटरवीन नहीं किया जाए। लेकिन द लाइट्स ऑफ अंडमान जो एडिटोरियल था उसमें छपी आई बात कि जो कुछ हो चुका है वो इरिवर्सिबल है। अब जारवा लोगों से आप पूरी तरह से कांटेक्ट ना काट सकते हैं, ना उनको उस तरीके का जीवन पहले जैसा था वैसा दे सकते हैं। अब ऑलरेडी उनका काफी नुकसान हो चुका है, ये बात कही गई। और कई ऐसे इंटरव्यू छपे और कई ऐसे रिसर्च सामने आई जिसकी वजह से पता चलता है कि बाहरी लोगों ने जारवा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी किया है और उनकी वजह से उनका काफ़ी नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करे हैं। इन लोगों को पहले इस चीज़ का एहसास नहीं था, लेकिन बाद में इनको भी पता चल गया और कई लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी करी। 21 जनवरी 2013 को जस्टिस GS सिंघवी और HL गोखले की एक बेंच ने ये डिसीजन लिया कि टूरिस्ट जो इस ट्रंक रोड का इस्तेमाल करते हैं जारवा एरियाज को जाने के लिए, उनका जो है उनको रोका जाए, उनको बैन किया जाए, उनको इस रोड पे जाने से अलाउ ना किया जाए। और इसके खिलाफ एक और पिटीशन दायर करी गई लोकल इनहेबिटेंट्स के द्वारा कि देखिए अंडमान ट्रंक रोड जो है वो अब एक इम्पोर्टेंट रोड बन चुकी है, कनेक्ट करती है तकरीबन 250 विलेजेस को, तो इसको बंद ना किया जाए। और टूरिस्ट का जो है आप रोकना चाहते हैं या किस तरह से रोकना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको बंद ना किया जाए। लेकिन टूरिस्ट से कई ट्राइब्स जो हैं उनको फायदा भी हो रहा था, वो अपने जीवन यापन में उनका ये जो टूरिस्ट की वजह से जो खर्चा चलता था वो अब इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था पहले से। अब उनकी जिंदगी जो है वो बदल चुकी थी। तो 5 मार्च 2013 को इस डिसीजन को जो है रिवर्स किया गया और कहा गया कि रोड तो पूरी तरह से खुली रहेगी, लेकिन जो व्हीकल्स हैं, जो बड़े व्हीकल्स हैं, जो टूरिस्ट के व्हीकल्स हैं, उनको सिर्फ एक दिन में 4 बार ही यहाँ पे जाने के लिए अलाउ किया जाएगा और लिमिटेड उनका एक्सेस किया जाएगा। ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई, कुछ चीज़ें प्रतिबंधित की गई कि उनके लैंड को इनक्रोच नहीं किया जाए, उनके ऊपर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये तो कोर्ट का आदेश था, इस कोर्ट के आदेश की कितने स्तर पे पालना होती है वो अलग बात है। अब कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी पालना उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है और इन लोगों का अभी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन की बात करते हैं। ये हंटर गैदरर्स हैं, फिशिंग को पालते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हंटिंग के लिए लोग बो और एरोज का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है हंटर गैदरिंग की, ये सिर्फ फूड के लिए नहीं है बल्कि इनकी आइडेंटिटी के लिए भी है कि इनका है ही, ये इनकी पहचान है कि हंटिंग करना हमारी पहचान है, तो वो हंटिंग करते हैं। सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं बल्कि सामान्य तौर पर भी करते हैं। जनरेशन से ये लोग करते आए हैं। इनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी पूरी तरह से उसको लोग नहीं जानते, लेकिन ग्रेट अंडमानीज जो लैंग्वेजेस हैं उनकी फैमिली में सही है, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी कुछ इनमें अंतर भी है। और इनके यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन चलता आ रहा है हजारों सालों से। ये लोग जो हैं अपनी कहानियाँ अपनी जनरेशन्स के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताते आ रहे हैं। सॉन्ग्स और मिथ्स हैं इनके यहाँ पे, और इनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने इतिहास को और अपनी वैल्यूज़ को बताने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो नोमैडिक ग्रुप्स रहे हैं ये, और नोमैडिक ग्रुप्स रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। जब तक यहाँ पे नहीं आए, इस क्षेत्र में रहने लगे, तब तो एक आइलैंड के ऊपर रहने लगे और आइलैंड्स पे रहने के बाद ये इसी क्षेत्र में रहने लगे। अपने जो किनशिप्स हैं, अपने भाई बंधु हैं, उनके साथ इन्होंने कोऑपरेशन रखा। क्लोज बॉन्ड है इनके, फंडामेंटल एस्पेक्ट है इनके कल्चर का कि अपने परिवार और अपने समाज के साथ अच्छे रिश्ते रहने चाहिए। डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स शेयरिंग में भी इनकी कम्युनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें लोग मानते हैं कि आपस में जो इनके यहाँ पे भी मुखिया वगैरह होते हैं, लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करें, बिलीफ्स की बात करें, तो ज़्यादातर ट्राइब्स जैसे कि दुनिया भर में करती हैं, एनिमिज्म को फॉलो करती हैं। एनिमिज्म मतलब रिलीजन का एक ऐसा एस्पेक्ट जिसमें नेचुरल चीज़ों की पूजा की जाती है, नदी, पहाड़, पत्थर, पेड़,
पशु पक्षी इन सब की पूजा की जाती है, तो ये लोग उसमें करते हैं। साथ ही ये जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं। ये मानते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसके अंदर भी स्पिरिट है, एनिमल्स में, नेचुरल एलिमेंट्स के अंदर स्पिरिट्स है, और उसके लिए उन स्पिरिट्स को खुश करने के लिए, क्योंकि वो सभी इनको जो है जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, तो उसके रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस भी ये फॉलो करते हैं उन स्पिरिट्स से फेवर लेने के लिए। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके बीच में दिखता है कि इन्वायरमेंट और रेनफोर्समेंट, और इनके साथ एक रेस्पेक्ट है कि नेचर की रेस्पेक्ट को ये साथ में समझते हैं कि हर एक प्राणी में और हर एक वस्तु में भी एक तरह से स्पिरिट होती है। जेंडर रोल्स की अगर बात करें तो लोग जो हैं, पुरुष जो हैं, मेन जो हैं, वो टिपिकली हंटिंग गैदरिंग में और बिल्डिंग में इंगेज होते हैं, और वेमेन जो हैं उनका सेंट्रल रोल होता है गैदरिंग में और कैंप को मेंटेन करने में, हाउस होल्डिंग की वर्क में, ये सब चीजें हैं। बोथ जेंडर कंट्रीब्यूट इन द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, ये भी चीज आपको दिखती है। उससे बैलेंस रहता है कि जिस तरह से दुनिया भर के समाज जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि हंटर गैदर तो सभी थे, हमारे सभी के पूर्वज थे, तो उनका जिस तरीके का समाज रहता था, जिस तरीके का उनका कल्चर था, उसी चीज को ये फॉलो करते हैं। आर्टिस्टिक और क्राफ्टमैनशिप की बात करें तो आर्ट में आपको बहुत कम चीजें दिखेंगी, वैसे कुछ कुछ ड्राइंग्स आपको नजर आएंगी, किस तरीके की ड्राइंग्स ये लोग बना देते हैं, लेकिन मेन इनकी क्राफ्टशिप है जिसमें ये किस तरीके के धनुष बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो वो इनसे पता चलता है कि इन लोगों की जो आर्ट है, हालांकि बैकवर्ड है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ को ये लोग आज भी करते हैं और किसी भी तरीके से उसके साथ सर्वाइव तो कर ही रहे हैं। उस आर्ट और क्राफ्टमैनशिप के उन टूल्स के माध्यम से भी अपने आप को सस्टेन करने में रहे हैं, मेंटेन करने में सफल रहे हैं 21वीं सेंचुरी में आने के बावजूद भी, जब दुनिया इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी है उसके बाद भी। डांस और म्यूजिक जो है वो भी इनके यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इनके कल्चर में कुछ डांस प्रैक्टिसेस और कुछ म्यूजिकल एक्सप्रेशंस हैं जो अलग अलग ओकेजन, अलग अलग फेस्टिवल्स पे और सेलिब्रेशंस के समय, रिचुअल्स के समय लोग परफॉर्म करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं डांस और म्यूजिक के, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं बल्कि सोसाइटी के बॉन्ड्स को भी एक तरह से उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं कि वो इनके कल्चर का पार्ट है। नेचर के साथ जो इनकी रिलेशनशिप है वो तो कमाल की है। ये जो भी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट ट्राइब्स होती हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होती हैं, चाहे वो हंटर गैदरिंग हो, जंगल में जितने जीव होंगे उतना ही तो वो हंटिंग कर पाएंगे। उसके अलावा पेड़ पौधों के ऊपर जीवन जो रहना है, फिशिंग के ऊपर, तो इन्वायरमेंट को ये काफ़ी लोग जो हैं इन्वायरमेंट के साथ इनके अच्छे खासे रिलेशंस होते हैं, एक तरह से उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और फ्लोरा और फ्यूना के साथ ये अपने आप को कोएग्जिस्ट करते हैं कि कितना, ऐसा नहीं है कि उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, ओवर यूज कर दिया जिसकी वजह से इनके पास बचे नहीं अगली पीढ़ी के लिए और ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं। तो आज के मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के चैलेंजेस के बावजूद भी इन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड से कम इंटरेक्शन रखने के बाद, इंटरेक्शन हुआ, अब तो आप जानते हैं कि इनका तो इंटरेक्शन हो गया जारवा लोगों का, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी कुछ पॉपुलेशन को सर्वाइव करके रखा है। कुछ ट्राइब्स नहीं सस्टेन कर पाती, लेकिन जारवा अभी तक सस्टेन कर रहे हैं अपनी कल्चरल हेरिटेज और वे ऑफ लाइफ को किसी भी तरीके से सर्वाइव करके उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। तो होपफुली आपको जारवा लोगों के बारे में एक इनफ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन और बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको इन वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको ये सब मिल जाएगा। साथ ही चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो उसका मोस्ट वेलकम है। साथ ही अगर कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। कभी कभी समय लग जाता है लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा था उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो।